ओके गाइस, पिछली वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा। प्रेसिडेंट की शक्तियां देखिए, प्रेसिडेंट के पास 7 महत्वपूर्ण प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है, 7 पावर्स। ठीक है, इनको मैं याद करने का एक बहुत साधारण सा तरीका बताता हूं। एक जॉन नाम का लड़का था, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, एक जॉन नाम का लड़का था, उसने डीएम बनने की सोची और वो डीएम महसूस करने लगा, अपने आप को डीएम महसूस करने लगा। ठीक है, एक जॉन नाम का लड़का था, उसने डीएम बनने की सोची और वो अपने आप को डीएम महसूस करने लगा। जॉन फील डीएम, जॉन फील डीएम, 3 बार इसको आप बोलेंगे, अपने आप इसको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जे से है जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक शक्तियां। एफ से होता है फाइनेंशियल पावर, मतलब वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। ई से है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। ई से है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। एल से लेजिस्लेटिव पावर, वैधानिक शक्तियां। डी से होता है डिप्लोमेटिक पावर, क्या होता है? डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां। एम से होगा मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। ठीक है, इस तरह से आप एक एक सार जितनी भी पावर्स हैं इनको 3 बार बोलेंगे, अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको सारे पावर्स बताता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो सबसे पहला आपका जो था वो था जुडिशियल पावर। क्या था? जुडिशियल पावर, यानी कि न्यायिक शक्तियां। ठीक है, तो न्यायिक शक्तियां में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को शपथ दिलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है। ठीक, फर्स्ट सेकंड नंबर पे क्या है? वो हाई कोर्ट के जज को, अपने यहां 25 हाई कोर्ट है ना, एक अमरावती बना है 24+1। ठीक है, और इनका ट्रांसफर भी यही करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका ट्रांसफर भी यही करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब जुडिशियल पावर में आपको मैं मर्सी पिटीशन के बारे में बताता हूं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन जिसको बोलते हैं दया याचिका। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है, उसने कोई गुनाह किया तो वो कहाँ गया? पहले सेशन कोर्ट में। ठीक, सेशन कोर्ट में भी उसको माफी नहीं मिली तो वो कहाँ गया? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में भी उसको माफी नहीं मिली तो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि इसमें सेशन कोर्ट में उसको फांसी मिल गई, हाई कोर्ट में भी उसको फांसी मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फांसी मिल गई, तो क्या होगा? ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो भी सलाह लेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे लेगा। किसके उस पे लेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। क्या कोई इंसान को अगर यहां पर क्षमा नहीं मिलती है तो वो प्रेसिडेंट के अलावा दोबारा किसी कोर्ट में जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। आपको लग रहा हो कि नहीं जा सकता है, बट जा सकता है।
जैसे कि राजीव गांधी वाले केस में क्या हुआ था कि उनको फांसी मिल गई थी, मगर कुछ साल के बाद क्या हुआ, 12 साल बाद उसका निर्णय आया। ठीक है, प्रेसिडेंट, और सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी समय के लिए दया याचिका को अपने पास रख सकता है, उस पर विचार कर सकता है, विचार नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो 12 साल बाद उसका नियम आया, तो क्या हुआ, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था, मतलब 12 साल वो प्रतिदिन यही सोचते थे, हाय हमको फांसी की सजा होगी, हमको फांसी की सजा होगी, हमको फांसी की सजा होगी, हम मर गए, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक रिट जारी करी, सुप्रीम कोर्ट को एक दिया, और हाई कोर्ट के थ्रू उन्होंने मद्रास कैफे ने, सॉरी मद्रास कैफे भूल दिया मैंने, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इनको नहीं हो सकती ये सजा। ठीक है, तो राजीव गांधी की मृत्यु वाले केस में जो अभी गुनहगार हैं उनको फांसी नहीं हुई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बाद होने के बाद भी हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूं आपको। ठीक है, तो किस प्रकार से माफ कर सकता है, कितने प्रकार से माफ कर सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्या राज्यपाल किसी को माफ कर सकता है? हाँ, राज्यपाल भी माफ कर सकता है, बट मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। ठीक है, सजा को चेंज कर सकता है उसकी, बट सजा माफ नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माफ करना। पहली चीज है माफ करना, जैसे किसी को मृत्युदंड हुई, ठीक है, या उसको उम्र कैद की सजा हुई, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, माफ कर दिया उसको। ठीक, माफ करना। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि पोस्टपोन करना, सजा को पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई महिला है, पोस्टपोन करना। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि कोई महिला है, उसको फांसी हुई है, ठीक है, और उसके पेट में गर्भ पल रहा है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, मतलब वो प्रेग्नेंट है लेडी। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम उसको फांसी लगाएंगे तो वो भी मरेगी और उसका बच्चा भी मरेगा, वो हमारे उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के लिए ये स्थगित कर दी, आगे पोस्टपोन कर दी जाती है। ठीक है, तो पहला हो गया माफ करना, दूसरा हो गया पोस्टपोन करना। थर्ड होता है कि जो दंड है उसका स्टेटस चेंज कर देना, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है, किसी को मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया, तो क्या करें, उसको हम किस में चेंज कर दें, उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका उम्र कैद की जगह 20 साल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके स्टेटस को चेंज करना है, किसका चेंज करना है, स्टेटस को चेंज करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है कि दंड को कम कर देना, जैसे किसी को 30 साल की ये मान लीजिए उम्र कैद हुई है, किसी को उम्र कैद हुई है, ठीक है, उम्र कैद हुई, तो उसकी उम्र, उसको 20 साल की सजा कर देते हैं। किसी को 20 साल की सजा हुई है, उसको 10 साल का कर दें। तो ये आपका हो गया आपका जुडिशियल पावर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाता हूं फाइनेंशियल पावर के बारे में। आप उस चीज को बार बार रिपीट करते रहिए, जॉन फील डियम। ठीक है, तो एफ से क्या आएगा, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर मतलब होता है वित्तीय शक्तियां। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियां इसके पास कौन कौन सी हैं, देखिए 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, डेटेड फंड, एक होता है कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, एक होता है पब्लिक फंड, वैसे इसके बारे में मैं आपको बात नहीं करूंगा, पब्लिक फंड। ठीक है, तो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है आपका पब्लिक फंड, एक होता है कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, अब जैसे कि आप ये मान लीजिए कि संसद नहीं चल रही है, सॉरी संसद अगर चल रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या अगर पार्लियामेंट चल रही है तो आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। अगर पार्लियामेंट्री नहीं चल रही है तो आपको कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालना पड़ेगा। और कंटिंजेंसी फंड का जो रक्षक बोलिए आप, ठीक है,
जो कंटिंजेंसी फंड को देख रेख करने वाला था वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की सलाह पर कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया जाता है। फिर जब दोबारा पार्लियामेंट संसद चलेगी तब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के कंटिंजेंसी फंड में डाल सकते हैं। तो मतलब कॉन्टिंजेंसी फंड जो है उसका रक्षक मान लीजिए, या उसका जितना भी पैसा है वो बिना प्रेसिडेंट के सलाह पर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक होता है फाइनेंस कमीशन। क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो वो मतलब प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की, और उसमें 4 जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। किसकी? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त करता है, एक चेयरमैन होता है उसमें, और 4 मेंबर्स की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल पावर के बारे में प्रेसिडेंट के। ठीक है, चलिए मैं आपको इमरजेंसी पावर के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो मैं आपको इमरजेंसी पावर के बारे में, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर मतलब आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, देखिए अपने यहां जो इमरजेंसी लगने के कारण हैं वो कौन कौन से हैं? पहला कारण कि कोई हमारे देश पर अटैक कर दे। ठीक है, दूसरा कारण हम किसी के देश पे अटैक करते हैं, या हम किसी के देश में सपोर्ट के साथ आ जाएं। मतलब जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, तो हम चाइना के सपोर्ट में खड़े हो गए, तो उसमें भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, थर्ड होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असंतोष। ठीक है, तो ये 3 रीजन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 मेन रीजन होते हैं जिसमें आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहला क्या है कि इंडिया किसी पे कर दे, इंडिया यानी कि भारत किसी पे अटैक कर दे, या भारत पर कोई अटैक कर दे। ठीक, थर्ड नंबर है इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक असंतोष। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब इमरजेंसी पावर जो होती, इमरजेंसी होती है वो कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट नंबर की होती है नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड नंबर पे होता है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। थर्ड नंबर पे होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी, फाइनेंशियल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आज तक 3 बार लगी है। कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। ठीक है, पहली बार जब चाइना ने भारत पे अटैक किया 1962 में, जब चाइना ने अटैक किया, उस समय के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। और तीसरी बार 1975 में, जिसका नाम दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस समय के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद।
कहा जाता है कि जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड का मिसयूज किया था, मतलब इमरजेंसी का मिसयूज किया था। जो इमरजेंसी थी वो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक टेलीफोन किया, किसको, फखरुद्दीन अली अहमद सर को, ठीक है, और टेलीफोन से कहा कि आप इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम दे करके इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इमरजेंसी आई वो आई 26 जून 1975 को। तब से जो 26 जून 1975 है वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है। कब आती है, 1977 में। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो 1978 में एक अमेंडमेंट करते हैं ताकि इंटरनल डिस्टरबेंस का मिसयूज ना हो सके। तो उन्होंने एक संविधान संशोधन किया जिसका नंबर है 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। इसमें इन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया। और उन्होंने किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 352 में। किसमें किया था, आर्टिकल 352 में, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अब क्या है कि अगर कभी इमरजेंसी लाना है, ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक संशोधन में एक और चीज लिखी थी कि अगर आपको कभी इमरजेंसी लाना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटर्न नोटिस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कैबिनेट में कहा जाता है, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट का जिक्र सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में है, और कहीं पर भी कैबिनेट का जिक्र नहीं है। और जो कैबिनेट है, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐड होता है। ये याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में क्या सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर भी ऐड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन देगा, उसमें होगा कैबिनेट मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम होते हैं, ठीक है। बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब तक प्रेसिडेंट को रिटर्न नोटिस ना मिले, प्रेसिडेंट को किसकी नोटिस ना मिले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न नोटिस, ठीक है। और कितने दिनों के लिए रिटर्न नोटिस के बाद इमरजेंसी चल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए। कितने दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए, ठीक है। 1 मंथ के बाद, 1 महीने बाद क्या करना होगा, 1 महीने बाद पार्लियामेंट से, किससे, पार्लियामेंट से ये स्पेशल मेजॉरिटी भी 2 प्रकार के, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के सेकेंड टाइप से, ठीक है, इसको पास करना होगा, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से। उसके बाद ये 6 मंथ तक, कितने दिनों तक, 6 मंथ तक चलेगी, ठीक है। और ये 6 मंथ करके अगर दोबारा इसको आगे नेशनल इमरजेंसी बढ़ाना है तो 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के अंदर दोबारा पार्लियामेंट में इसको लाना होगा और पार्लियामेंट से इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा, ठीक है। और ये कितनी भी बार, ठीक है, लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये रहा आपका इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट रूल। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आप बड़े क्रिस्टल क्लियर करिएगा, और जो भी चीज ना समझ में आया आप उस पर कमेंट करिएगा, मैं उसको अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि अगर कभी इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, तो कौन से आर्टिकल्स
का हनन हो जाता है, मतलब कौन से आर्टिकल रोक दिए जाते हैं, कौन सी फंडामेंटल राइट्स जो हैं खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल आपकी 20 और 21 इसका एंड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कभी आर्म्ड रिबेलियन हुआ, आर्म्ड रेबेलियन हुआ, 2021 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आर्म्ड रिबेलियन हुआ तो 20, 21 और 19 इन तीनों को छोड़ करके सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और बताऊंगा एक आपको कि अगर कभी भी ये आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 259 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, और 258 में, सॉरी 358 में क्या लिखा हुआ है, 359 में ये 2021 के बारे में, और 350 आर्टिकल 358 में ये लिखा हुआ है कि अगर कभी सस्पेंड करना है आपको फंडामेंटल, वैसे तो नेशनल इमरजेंसी में अपने आप होते हैं, मगर एक रिटर्न नोटिस देनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये अलग नोटिस दी जाएगी। ठीक है, और इमरजेंसी की नोटिस अलग दी जाएगी। मतलब आर्टिकल 358 में ये लिखा हुआ फंडामेंटल राइट को अगर कभी भी आपको सस्पेंड करना है तो रिटर्न देना होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग से, और नेशनल इमरजेंसी की तो अलग से देना ही पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, पति शासन। ठीक है, आज तक सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में आया है, आज तक सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल यूपी में आया है। ठीक है, और कितनी बार आया है, 10 बार आया है। ठीक है, आज तक सबसे ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में रहा है, आज तक सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल किसमें रहा है, पंजाब में रहा है, जिसका पुराना नाम क्या था, पेप्सू। पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार रिटर्न नोटिस पर 1 महीने के लिए ला सकते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लाना है ना तो रिटर्न नोटिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर लेंगे, और कितने दिनों के लिए आ सकता है, 2 मंथ के लिए। ठीक है, 2 मंथ के बाद फिर 6 मंथ के लिए आप किससे, पार्लियामेंट से, किससे, पार्लियामेंट से, मतलब संसद से इस बिल को पास कराएंगे, उसके बाद फिर 6 मंथ के लिए ये हो जाएगा। कितने दिनों के लिए हो जाएगा, 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 मंथ के बाद फिर ये दोबारा अगर हमको करना हो तो 6 मंथ के बाद फिर से एक बार लेंगे हम। ठीक है, इस तरह करके ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक, कितने साल तक, 3 इयर्स तक रह सकता है किसी स्टेट में। बट इसका जो अपवाद है, वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका पंजाब। कौन सा स्टेट है, पंजाब इसका अपवाद है। ठीक है, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा नेशनल इमरजेंसी को लेकर के, कि जो नेशनल इमरजेंसी है, अगर कभी लोकसभा भंग हो गई तो वो राज्यसभा से पारित करानी होगी 6 महीने के भीतर। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में पहले आ गया, पास हो गया बिल, उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ, लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, राज्यसभा से आपको पारित करना होगा। अगर राज्यसभा चल रही है और लोकसभा दोबारा गठित हो गई तो क्या करना होगा, तब 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है, आपको नई लोकसभा से, किससे, नई लोकसभा से इसको पारित कराना होगा। अगर
ऐसा नहीं होता है तो वो उसी समय सस्पेंड हो जाएगा, 30 दिन के अंदर वो सस्पेंड हो जाएगा। ये नेशनल इमरजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया। देखिए जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। किससे पास किया जाता है? सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो राष्ट्रपति शासन है प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, क्या उसमें हम कभी उसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? कोर्ट में कह सकते हैं कि हाँ ये जो प्रेसिडेंशियल रूल आया है वो गलत आया है? हाँ, हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड ने मार्च 2016 में जो प्रेसिडेंशियल रूल आया था उस पर, ठीक है, उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि जो प्रेसिडेंशियल रूल आया है ये गलत है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि वो रिजेक्ट कर दिया गया था और वहां से सस्पेंड कर दिया गया था प्रेसिडेंशियल रूल को, ठीक है। आज तक दो ऐसे, एक मतलब यूनियन एक स्टेट रहा, एक यूनियन टेरिटरी रहा है जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल एक बार भी नहीं आया है। एक का नाम है छत्तीसगढ़, दूसरा है तेलंगाना। इसमें आज तक कभी भी प्रेसिडेंशियल रूल नहीं आया है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? ये जो है ये आर्टिकल 360 में इसके बारे में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 360 में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है जिस समय आएगी उस समय अपनी इकोनॉमिक बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी तो इवन देन जितने भी जज हैं उन सभी के सैलरी में कटौती कर दी जाएगी, ये समझ लीजिए आप। तीसरी चीज ये है कि जो भी बजट है स्टेट का, ठीक है, उसको पास कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कितनी भी बार आ सकती है, इसका भी वही सीन है। पहले क्या होगा, इसको 2 मंथ के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटर्न नोटिस पर पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट में इसको पास कराना होगा, ठीक है। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से, दोनों हाउस में, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी इसको पास कराना होगा और पार्लियामेंट से पास होने के बाद 6 मंथ के लिए ये वैलिड होगी और 6 मंथ के अंतराल में दोबारा आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा, ठीक है। तो ये सीन होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके बारे में ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसके नाम पर सारे कार्य किए जाएंगे, ठीक है। मतलब कहा जाएगा कि अगर कोई भी नियम आना है, ठीक है, कोई भी बिल पास होगा, ठीक है, उसको कानून बनना है, ठीक है, तो कौन पास करेगा उसको?
किसके सिग्नेचर होंगे उसमें? प्रेसिडेंट के। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेसिडेंट के नाम से सारे कार्य होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि प्रेसिडेंट बहुमत दल की पार्टी को, ठीक है, जिसका मैजिक फिगर हो, ठीक है, उसको पीएम बनाएगा। क्या बनाएगा? पीएम बनाएगा, ठीक है, उसके नेता को पीएम बनाएगा। और पीएम को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पोर्टफोलियो तैयार होगा, ठीक है, पोर्टफोलियो तैयार होगा कि किस मिनिस्टर को कौन सा विभाग दिया जाएगा, वो तैयार करेगा प्राइम मिनिस्टर। कौन तैयार करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उन सभी को शपथ दिलाएगा, ठीक है, उन सभी को शपथ दिलाएगा। और जो कार्य है उनका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना, उनका जो कार्य होगा, उनका जो वर्क होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट आपका, ठीक है, वर्क डिसाइड करेगा, ठीक। चौथे नंबर पर जो प्रेसिडेंट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसको ओथ दिलाता है। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है, उसको ओथ दिलाता है। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो ही कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग को नियुक्ति करता है। जो प्रेसिडेंट है वो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को नियुक्ति करता है। और किसकी सलाह पर करता है ये सारा काम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, ठीक है। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इन सभी को शपथ दिलाता है कौन? प्रेसिडेंट। इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये सीजीआई को शपथ वगैरह दिलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैं बात करूंगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अब मैं बात करूंगा लेजिस्लेटिव पावर, संवैधानिक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। तो जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा में और राज्यसभा में चुन के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एमपीज आते हैं, उनको शपथ दिलाता है। पहला कार्य हो जाएगा इनका शपथ दिलाना। किसको? एमपीज को, ठीक है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है वो प्रेसिडेंट या उसके द्वारा दिलाई गई शपथ किसी को दिलाई गई, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर का, वो शपथ दिलाता है बचे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। दूसरा कार्य क्या होता है कि ये जो 12 मेंबर्स चुन के आते हैं, किसमें? राज्यसभा में, ठीक है, इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और किसकी सलाह पे? मिनिस्टर्स की सलाह पे। और ये वो होते हैं जो अपने अलग अलग कार्यों में निपुण होते हैं, जैसे कि कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, ठीक है, कला के क्षेत्र में, ठीक है, कोई लिटरेचर में है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, कोई सोशल सर्विस में है, सामाजिक कार्य में, ठीक है। दूसरा कार्य तो ये हो गया। तीसरा क्या कार्य क्या होता है कि वो पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है, पहला सत्र, उसका जो अधिवेशन है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जो फर्स्ट सत्र को प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, फर्स्ट।
ठीक है। जो लोकसभा आएगी तो जो उसका पहला सेशन होगा उसको भी कौन करता है लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में होता है, प्रेसिडेंट की लीडरशिप में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। और क्या कर सकता है इसका, और क्या होता है कि जो बजट सत्र होता है, साल का जो पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसको भी संबोधित कौन करता है, प्रेसिडेंट। बजट सत्र को, कौन सा, बजट सत्र। तो ये हो गई आपकी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। अब मैं बात करूंगा डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, कूटनीतिक शक्तियों की। देखिए डिप्लोमेटिक पावर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी एम्बेसडर, राजदूत यहां पर आता है, ठीक है, उन सभी का आईडी प्रूफ जो कुछ भी है वो कहां पे रखा रहता है, वो प्रेसिडेंट ऑफिस में होता है। कहां, प्रेसिडेंट ऑफिस में होता है। दूसरी चीज, ये एम्बेसडर की नियुक्ति करता है, किसकी, एम्बेसडर, जो एम्बेसडर यहां से, और हाई कमिश्नर की। हाई कमिश्नर क्या होते हैं, हाई कमिश्नर वो होते हैं जो अभी तक, वो देश जो अभी तक किसके गुलाम रहे हैं, अभी तक या कभी भी गुलाम किसके रहे हैं, इंग्लैंड के। उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं, वेल्थ कंट्रीज। ठीक है। तो ये आपका डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या है आपका, तीसरा बोलिए चाहे सातवां बोलिए, एम से होगा मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। ठीक है। तो मिलिट्री पावर में क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुपर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है सभी दल का, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, ठीक है, और चाहे वो एयरफोर्स हो, इन सभी का हेड होता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर वार डिक्लेयर करना है तो वार डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा वार डिक्लेयर, ये प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेसिडेंट की सभी पावर्स के बारे में। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछूंगा आपसे, आपको पता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 4 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसकी सैलरी है आपकी 2,80,000 रुपए। कितनी है, 2,80,000 रुपए। और गवर्नर की सैलरी होती है 3 लाख रुपए, सैलरी होती है 3 लाख रुपए। ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसको सैलरी प्राइम मिनिस्टर की नहीं मिलती है, इसको सैलरी मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक। ठीक है।
कि गाइस अब मैं बात करूंगा आपसे वीटो पावर के बारे में, ठीक है। देखिए 4 प्रकार की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की। एक होता है क्वालिफाइड वीटो, दूसरा होता है एब्सोल्यूट वीटो, तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, चौथा होता है पॉकेट वीटो, ठीक है। जो अपने यहाँ का प्रेसिडेंट है उसके पास ये नहीं, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास है पावर, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट के पास बिल आया, ठीक है, और उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अभी कोई लोकसभा चल रही है, ठीक है, कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति ने उस पर कोई विचार नहीं किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो जाकर के सस्पेंड हो गया। अब सस्पेंड कैसे हुआ कि ये सरकार चेंज हो गई, चेंज होने के बाद जब दूसरी सरकार आई उसने कहा कि इस बिल को नहीं पास करना है हमको, तो ये क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। एक होता है सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, एक बिल आया, ठीक है, अब बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, ठीक है, पास होकर के, ठीक है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, इस बिल को दोबारा भेज दिया पार्लियामेंट के पास, ठीक है, रिव्यू के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। चौथा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, ठीक है, पार्लियामेंट से पास होके, प्रेसिडेंट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, ना यस बोला और ना नो बोला, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉकेट वीटो, ठीक है गाइस। तो ये रहा आज का टॉपिक। ओके गाइस, मैं अब आपको प्रेसिडेंट बताऊंगा सीक्वेंस से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको मैंने 2 स्टेप में बनाया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रसाद राधा कृष्ण का जाकर गिरा मोहम्मद के पास। क्या है, गिरा है, ठीक है। दूसरा स्टेप है, फक्रकर्ता नीलम पर ज्ञान लेती राम से। आप क्यों ज्ञान लेते प्रणव से, ठीक है, आप भी ज्ञान लो राम से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन, ठीक है, चौथे नंबर पे वीवी गिरी, ठीक है, पांचवें नंबर पे ये सीजीआई आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, छठवें नंबर पे फिर से वीवी गिरी बन गए थे, ठीक है, सातवें नंबर पे है फखरुद्दीन अली अहमद, आठवें नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, फिर है रामास्वामी, फिर आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उसके बाद है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद इस समय प्रेजेंट है रामनाथ
हो गई। ठीक है, तो ओके गाइस, ये रहा प्रेसिडेंट का टॉपिक। आगे मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सभी के बारे में डिटेल दूंगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू गाइस।